हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 6 जो कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे उनके बारे में बात की थी। अब हम इसके मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग combinations of mutual fund platform and the provider is correct? So NMF2 platform NSC ये करेक्ट है क्योंकि NMF का मतलब ये है NSC म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। ओके, सो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा स्टार म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म BSC, ये भी सही है क्योंकि BSC का ये प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड एग्रीगेशन और ट्रांजैक्शन के लिए। और तीसरा है म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ MFI। तो म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़ जो है ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जो कि MFI में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने बनाया हुआ है सो दैट ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस कस्टमर्स के लिए हो सके। और इसमें बाकी सारे प्लेयर्स भी आ सकते हैं लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, RTAs, और इनको सबको कंबाइन किया गया है इस पर्टिकुलर एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म में। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन 4। विच आर द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इज करेक्ट। वहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बोल रहे थे तो वहाँ मोर जेनरिक टर्म थी। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन में याद रखिएगा इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। दीज आर इसेंशियली एन ऑर्डर राउटिंग सिस्टम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द AMC। हाँ, बिल्कुल सही है। The distributor not only handles the transaction of the investor but also pay in and pay out of the money as well as the units। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, पहले तो जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स जो स्टॉक एक्सचेंज ने इनेबल किए हुए हैं, जैसे NSC का NMF2 है और BSC का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टार प्लेटफॉर्म है, स्टार म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक्सेस होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता है, बट जो पे इन और पे आउट वगैरह होगा, पैसे का आना जाना होगा, वो इन्वेस्टर के अकाउंट से डायरेक्टली जाएगा AMC के अकाउंट में और उसको इन्वेस्टर हैंडल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल नहीं करता है। मतलब जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन करना हुआ, पे आउट और पे इन और यूनिट्स का भी। द एक्सचेंज डू नॉट ऑफर सेटलमेंट गारंटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटलमेंट इज विद द AMC। तो ये चूंकि स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है तो ऐसा गलतफहमी हो सकती है कि इसमें जो सेटलमेंट की गारंटी होती है वो एक्सचेंज देता है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो स्टॉक एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली इन्वेस्टर और AMC के बीच में ऑर्डर राउटिंग सिस्टम है। मतलब आप इनके प्लेटफॉर्म से जाओ, ऑर्डर करो और वो सिस्टम जा करके RTA या AMC के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा और आपको जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है वो सब कर सकते हो। आप परचेज कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, इवन SIP, STP, SWP, ये जितने भी तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब आप वहाँ पे इनेबल कर सकते हो या कर सकते हो। तो चूंकि इस सवाल में पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 2, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ओनली हैंडल्स transactions of investor, not pay in out or pay out of the money as well as units। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज इज करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है। इट इज अ ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स इन्वेस्टर, RTAs, डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक, AMCs एंड अदर्स। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूटर विद ऑनलाइन एक्सेस टू सबमिट इन्वेस्टर ट्रांजेक्शंस। तो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर का कोई ट्रांजैक्शन है जो कि इन्वेस्टर वो डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वो सारा ट्रांजैक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ करता है, फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन सबमिट करने के लिए। तो ये भी सही है। तीसरा आता है, इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड ऑन MFU आर अलॉटेड अ CAN नंबर, कॉमन अकाउंट नंबर CAN बोलते हैं, अंडर विच ऑल देयर म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स आर कंसोलिडेटेड। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन है सही, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो थर्ड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कॉमन अकाउंट नंबर होता है इसमें जितने भी आप म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहो सिर्फ उस एक नंबर के अंदर ही खरीद सकते हो। आपको मल्टीपल कस्टमर रेफरेंस नंबर या अकाउंट नंबर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फोलियोज आपके अलग अलग हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। और जो जितने भी आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब आपको MF यूटिलिटीज़ से भी दिख जाते हैं, उनकी होल्डिंग्स कहाँ कितनी कैसी है। और बेसिकली जो यूनिक ये बनता है कॉमन अकाउंट नंबर, ये बेस्ड ऑन
दो चीज़ें होती हैं, जैसे कस्टमर का होल्डिंग क्या है। अगर सिंगल होल्डिंग है तो उसका एक कॉमन अकाउंट नंबर होगा। सेम इन्वेस्टर का अगर एक और होल्डिंग है विथ सम अदर जॉइंट होल्डर, मतलब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका कॉमन अकाउंट नंबर अलग होगा। तो जो भी कॉमन अकाउंट नंबर होता है बेसिकली वो पैन के बेसिस पे होता है या होल्डिंग के बेसिस पे। और मान लीजिए आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रेगुलर प्लान ले रखा है, एक जैसे कि डायरेक्ट प्लान ले रखा है, तो उन सब केस में आपने देखा होगा कि मल्टीपल फोलियोज क्रिएट हो जाते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मल्टीपल फोलियोज का है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉमन अकाउंट नंबर का होता है, जबकि कॉमन अकाउंट नंबर एक हाई लेवल पे एग्रीगेटेड नंबर होता है। मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। NISM का सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करना, बाईपासिंग NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही। दूसरा, कंप्लीटिंग नो योर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द बायोमेट्रिक्स, ये भी सही है। जब आपको सबसे पहला स्टेप होता है आप NISM का एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर आप MFI को अप्लाई करते हो ARN के लिए। उस प्रोसेस का पार्ट है KYD कंप्लीशन। तो KYD कंप्लीशन में बेसिकली आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, पैन कार्ड, और उसी समय पे आपका बायोमेट्रिक भी होता है कैम्स के थ्रू। तो जो कैम्स के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पे जाकर के आपको अपना बायोमेट्रिक देना होता है। जो इंडेक्स फिंगर होती है राइट हैंड की, उसका आपको बायोमेट्रिक्स देना होता है कैम्स में। और थर्ड है ऑब्टेनिंग MFI रजिस्ट्रेशन नंबर एंड EUIN एंड इम्पैनलमेंट विद AMC। आप MFI के रजिस्ट्रेशन के लिए MFI का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको ARN नंबर बोलते हैं और EUIN, ये दोनों के लिए अप्लाई करते हो। और जब आपको ये मिल जाता है उसके बाद आप अपना ARN नंबर का जो ARN कार्ड होता है, EUIN का जो कार्ड होता है, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग अलग AMCs अलग अलग फॉर्म फिलअप करवाती है, वो सब फिल करके आप जिन जिन AMCs के साथ काम करना चाहते हो उनके साथ अपना आप रजिस्ट्रेशन करते हो या इम्पैनलमेंट करते हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एम्प्लॉयज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स नीड टू क्लियर NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम एंड ऑब्टेन an ARN फ्रॉम MFI, स्ट्रेट ट्रू फॉल्स। तो अगर तो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन हुए, जैसे बड़ी कंपनीज हुई या बैंक्स हुए, बैंक्स में जो एम्प्लॉय होता है उसको भी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। बट उसको ARN लेने की जरूरत नहीं है, उसको EUIN लेने की जरूरत है। EUIN क्या होता है? एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। तो एक ARN जो होगा बैंक का होगा या मेन एंटिटी का होगा, उसके अंदर ये सारे EUIN के बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ARN नहीं लेना होता है, EUIN लेना होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अपफ्रंटिंग ऑफ ट्रेल कमीशन टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहली बात तो अलाउड है, ये क्वेश्चन से ही पता चल गया, अलाउड है, बट किसी एक केस में है या सर्टेन केसेस में है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। पहला ऑप्शन, ओनली इन केस ऑफ इनफ्लोज थ्रू SIPs ऑफ अप टू 5,000 पर मंथ फॉर ए फर्स्ट टाइम इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। तो ये कोर क्राइटेरिया है तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। पहला, SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 5,000 तक का होना चाहिए, और जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर होना चाहिए। और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पैन के बेसिस पे। दूसरा, तो ये ऑप्शन सही है नंबर 1। दूसरा ऑप्शन बोलता है फॉर बोथ SIP एंड लमसम, तो लमसम अलाउड नहीं होता है अपफ्रंटिंग ऑफ ट्रेडिंग कमीशन के लिए, तो ये ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। थर्ड, नो अपफ्रंटिंग ऑफ ट्रेल कमीशन इज अलाउड, तो ये सर्टेनली, मतलब मैंने पहले शायद बोल दिया था कि अपफ्रंटिंग तो अलाउड है बट सर्टेन मिनिमम केसेस में ही अलाउड है, सर्टेन केसेस में अलाउड है। वो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 है वही फुलफिल करता है। और चौथा, ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑल एम्प्लॉइज who are engaged in selling or marketing of mutual fund must have an EUIN, straight true or false। तो जो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, जो लोग जाकर के इन्वेस्टर के साथ डील कर रहे हैं, तो उन सब को जो है EUIN नंबर उनके पास होना ही चाहिए। वो EUIN का कार्ड होता है, होना चाहिए। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका सही जवाब है ये ट्रू है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अंडरटेक नॉट टू रिबेट कमीशंस back to investor or attract investors through the temptation of rebate gifts
पासबैक ऑफ कमीशंस। ये बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड को ये अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है कि वो कोई भी कमीशन नहीं देंगे और कोई भी रीबेट, गिफ्ट या किसी भी तरीके का टेम्पटेशन नहीं देंगे या अपना कमीशन रिटर्न नहीं करेंगे पार्टली या फुली। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ट्रू। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड फॉर ईच डे यूजिंग विच ऑफ द बिलो फॉर्मूला। तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इनटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइड बाय 365। दूसरा है AUM इंटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम। तीसरा है AUM इंटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइड बाय 365। और चौथा है AUM इंटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइड बाय 12। तो देखिए इसमें जो ईच डे का है तो पहली बात तो 12 डिवाइड बाय 12 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 4 चला गया। फिर जो सेकंड है उसमें ट्रेल कमीशन रेट पर एनम लिखा है, बट वो ट्रेल कमीशन पर एनम का मतलब है पूरे साल का निकल जाएगा, पर ईच डे का कैसा निकलेगा? तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 और 3। तो 1 में बेसिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट यूज होता है और 3 में जो है AUM यूज हुआ है। तो ट्रेलिंग कमीशन हमको हमेशा याद रखना है जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उसके ऊपर मिलता है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होगा? आपका करंट वैल्यू क्या है। तो आज मान लीजिए किसी ने एक हफ्ते पहले 1 लाख लगाया, उसकी वैल्यू 1,02,000 हो सकती है, 90,000 हो सकती है। तो जो ऑप्शन 3 में फॉर्मूला है, हर एक दिन का वो ट्रेलिंग कमीशन अलग निकलेगा क्योंकि उस दिन का अलग AUM रहेगा। तो देखिए जब मार्केट बढ़ता है, मान लीजिए इक्विटी बेस्ड फंड है तो उसमें अगर AUM बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर का तो फायदा है ही है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा है क्योंकि उसको बढ़े हुए नंबर पे, बढ़े हुए AUM पे ट्रेलिंग कमीशन मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट आर द अलाउड ट्रांजैक्शन चार्ज पर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 रुपी एंड अबव टू बी पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट बाय सेबी। तो सेबी ने क्या बोला हुआ है कि आपको, अब देखिए म्यूचुअल फंड में कई बार आपको कुछ ट्रांजैक्शंस भी अलाउ करनी होती हैं या इन्वेस्टर को सर्व करना होता है। और चूंकि अपफ्रंटिंग जो कमीशंस था, अपफ्रंट कमीशन था बेसिक एंट्री लोड के टाइम कुछ सालों पहले, वो हटा दिया गया। तो सेबी ने उसकी जगह बोला कि अगर 10,000 या उसके ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन है तो म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। किन से चार्ज कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर से, जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, और जो रिपीटिंग है उनसे भी कर सकते हैं, बट दोनों के अमाउंट अलग अलग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में अलग अलग अमाउंट है और चौथे में लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैन चूज द अमाउंट बेस्ड ऑन द सर्विसेज ऑफर्ड। तो ये चौथा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके सर्टनली नंबर्स हैं जो सेबी ने अपनी गाइडलाइन में डाल के रखे हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए चूंकि ज़्यादा काम होगा या फर्स्ट टाइमर है तो उसके लिए 150 रुपीज़ है और बाकियों के लिए जो रिपीटिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए 100। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। ट्रांजैक्शन चार्जेस विल नॉट बी डिडक्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन परचेज सबमिटेड एट डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर्स और थ्रू AMC's वेबसाइट और नॉट राउटेड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। ये बिल्कुल सही है। परचेज सब्सक्रिप्शन थ्रू एनी स्टॉक एक्सचेंज और SWP और स्विचेस, ये भी बिल्कुल सही है कि ओनली फ्रेश सब्सक्रिप्शन जो होते हैं सिर्फ उसी पे ही एप्लीकेबल है और वो भी 10,000 के ऊपर के होने चाहिए। और कोई भी परचेज सब्सक्रिप्शन अगर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू है या SWP है या स्विचेस हैं, उन सब में जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर हु हैव चोजन द ऑप्ट आउट ऑप्शन, तो बेसिकली जब आप KYD करते हो, उसके बाद जब आप इम्पैनलमेंट करते हो, उसी टाइम पे आपको बोलना पड़ता है कि आपने ट्रांजैक्शन चार्जेस के लिए ऑप्ट इन किया हुआ है या ऑप्ट आउट किया हुआ है। तो जब आप ऑप्ट आउट करते हो तो दैट मीन्स आप किसी भी इन्वेस्टर से ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लेते हो। तो ये ऑप्ट आउट का जो ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ना हो करके, इन्वेस्टर लेवल पे ना हो करके डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे होता है। और ऑप्ट इन का मतलब होता है कि हाँ मैं ट्रांजैक्शन चार्जेस लूँगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी इन्वेस्टर के लिए लो, किसी के लिए नहीं लो। ये चॉइस नहीं है, अगर आप लोगे तो सबके लिए लोगे, नहीं तो किसी के लिए भी नहीं लोगे। तो चूंकि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। प्रोविजन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन चार्जेस विल बी अप्लीकेबल एट, ऑप्टिंग आउट शैल बी अप्लीकेबल ओनली एट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टर लेवल या इन्वेस्टर लेवल। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बात किया कि जो एप्लीकेबल है ये केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, इन्वेस्टर लेवल पे नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1।
मूव करते हैं 13th क्वेश्चन पे। द एएमसी और म्यूचुअल फंड इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन कमीशंस पेड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर अंडर विच मैकेनिज्म? डायरेक्ट मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और डिस्ट्रीब्यूटर को पे जीएसटी करना ही नहीं है। तो ये तो तीसरा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसका 20 लाख से रेवेन्यू कम होगा उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू है ईयरली तो उसको जीएसटी पे करना है। तो तीसरा नहीं है। अंडर डायरेक्ट मैकेनिज्म ये नहीं है। अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू म्यूचुअल फंड को या एएमसी को जो है, जो भी उन्होंने अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें तो करने की ज़रूरत नहीं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर पे करता है। बट जो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उनके केस पे एएमसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू वो जीएसटी फाइल करनी पड़ती है जीएसटी काउंसिल के पास। नेक्स्ट आता है AMCs need to disclose on their website the total commissions and expenses paid to distributor who satisfy the following condition with respect to non-institutional. Choose the right option. तो पहला है बेसिकली क्या करें, किन किन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अपनी वेबसाइट पे AMCs को उनका टोटल कमीशंस और जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट जो भी उनको हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के, उन डिस्ट्रीब्यूटर का क्या क्राइटेरिया है। तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एट 20 लोकेशंस, तो ऐसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो 20 लोकेशंस ज़्यादा पे प्रेजेंट है तो उनका डिटेल एक्सपेंसेस का या कमीशंस का डिटेल AMCs को अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना ही है। दूसरा, अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 करोड़ से ज़्यादा टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री में, मतलब नॉट ओनली वन म्यूचुअल फंड कंपनी, बट अगर उसने पूरे म्यूचुअल फंड बिजनेस में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है, वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में आपका रिटेल आता है और HNIs आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो अगर 100 करोड़ से ज़्यादा टोटल का बिजनेस है उस डिस्ट्रीब्यूटर का, तो जितनी भी AMCs हैं उन सब को, उन लोगों ने कितना कमीशन दिया है उस डिस्ट्रीब्यूटर को, वो सब अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है। और तीसरा है इंडस्ट्री वाइड कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1 करोड़ पर एनम और 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल AMC। तो अगर आपका किसी सिंगल AMC से 50 लाख से ज़्यादा है ना, और वो भी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। Question number 15. Investor can choose to change the distributor through a written request by the investor to AMC. In case of a change in distributor, which distributor will get trailing commissions? मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर A से B पे स्विच कर लिया इन्वेस्टर ने, तो किसको कमीशन मिलेगा? ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे तो मूव होकर के न्यू पे गए हैं। और न्यू वाले को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो रूल है कि नया डिस्ट्रीब्यूटर फिर एक दूसरे को जाके लोग डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे के कस्टमर्स को पोच करेंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए सेबी ने बैन लगाया है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर चेंज होगा तो नया डिस्ट्रीब्यूटर को भी ट्रेलिंग कमीशन नहीं मिलेगा। बट कुछ सर्कमस्टांसेस में नए डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना वे ऑफ पार्टनरशिप बदल दिया, जैसे पहले वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर था, अभी वो LLP फॉर्म कर रहा है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहा है, देन वो ट्रांसफ़र कर सकता है और नए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी उसका फॉर्म होगा उसमें उसको ट्रेलिंग कमीशन मिलेगा। और या मान लीजिए जो आपका ओरिजिनल पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, कंप्लीटली शट कर रहा है, और फिर वो अपने इन्वेस्टर को बोल रहा है कि आप कहीं और मूव हो जाओ, तब उस केस में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के पास से उसको वो पैसा ट्रेलिंग कमीशंस मिलेगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को वो कमीशंस मिलेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय सेबी, NISM, एम्फी और NSDC। तो मैंने शॉर्ट नेम्स लिए हैं, तो बेसिकली ये बहुत ही क्लियर है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM। मूव करते हैं 17th क्वेश्चन पे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशंस फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपफ्रंट कमीशंस तो मिलते ही नहीं हैं आज की डेट में, ट्रेलिंग कमीशंस मिलते हैं, और वही ट्रेलिंग कमीशंस का अपफ्रंटिंग हो सकता है सर्टेन केस में, जो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बात की थी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूजेस टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान्स। ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। अगर वो डायरेक्ट प्लान में जाएगा तो उसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन मिलता है वो रेगुलर प्लान्स में मिलता है, डायरेक्ट प्लान्स में नहीं मिलता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। मैं ऐसे वीडियोज़ और लेके आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।